Suppose you have a spring and its force constant is K, length is L. Now, if you cut the spring into two parts, each of length L by 2, then what will be the spring factor of each part? हम्म म्यूट हो तुम, आवाज ही नहीं आ रही है. तो मैं सोच रही थी हम्म सोच रही थी, बोला नहीं. नहीं नहीं, दिव्या कुछ बोल रही है मन ही मन में. ये इतना जोर से बोलती है, इसको खुद सुनाई नहीं देता मैं क्या बोल रही हूँ. एक ही रहेगा, चेंज नहीं रहेगा. हाँ, एक ही रहेगा. के रहेगा. क्योंकि नेचर पे डिपेंड करता है. सोचो. इट विल नॉट रिमेन द सेम. अगर तुमने लेंथ को आधा कर दिया, so it will become 2K. Spring factor depends upon number of turns, nature of material, and the length of the spring also. Spring factor or spring constant of a spring depends upon nature of material, किस material का बना हुआ है वो. Normally sponge iron का बना होता है. और number of turns, area of cross section, and the length of the spring also. So अगर हमने किसी स्प्रिंग की लेंथ को दो इक्वल पार्ट में कट किया, तो ईच पार्ट वुड हैव स्प्रिंग फैक्टर इज 2K. अगर सपोज तुमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर क्या होगा? L/3, L/3, L/3. Each part will have spring factor 3K. Each part would have a spring constant is 3K. मतलब कहने का ये हुआ that K is inversely proportional to L, or you can say that K into L is a constant. For a given spring, K into L हमेशा constant रहेगा. अगर हम किसी स्प्रिंग को n पार्ट्स में डिवाइड कर दें, L का अगर हम ईच पार्ट L/n कर दें, तो इफेक्टिव K कितना हो जाएगा? Effective K would be n times K. If you cut a spring in n equal parts, then each part would have spring constant, spring factor equal to n times K. तो ऐसा होता है. So spring factor depends upon number of turns per unit length, area of cross section, nature of material, and then length of the spring also. And K is inversely proportional to L, that is K into L is a constant. दो इक्वल पार्ट में कट किया तो 2 टाइम्स हो गया. तीन पार्ट में कट किया 3 टाइम्स हो जाएगा. 4 पार्ट्स में कट करोगे तो 4 हो जाएगा. ठीक है, ये रिजल्ट में याद करें. And ideally, we take mass of a spring to be much less compared to the mass of the block connected to the spring. अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स कैसे हम कर सकते हैं. स्प्रिंग्स को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपस में. एक बार ये लिख लो. नंदिनी लिख लिया? लिखो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा. सम्मित क्या हो रहा है स्कूल में अभी? Sir, नहीं sir. Sir, I'm not going to the school, right? हम्म Sir, गया नहीं हूँ स्कूल. क्यों, एक क्या हो हफ्ते से. गया? सर फ्रैक्चर है.
ओहो, ज्यादा ही होगी प्रॉब्लम है। यस सर, अभी 2 वीक्स के लिए और का है कास्ट। अच्छा, तो प्लास्टर लग गया फिर? यस सर, कल ही लगा है। ओह, नंदिनी क्या हुआ, तुम इतना जल्दी ज्वाइन कैसे कर लेती हो हर क्लास में? इतनी लेट कैसे आती हो तुम, 5 मिनट 10 मिनट मैं ऊपर थी, मुझे सो याद जाती नहीं। हो? नहीं सर, आज नहीं सोई थी मैं। आज मुझे याद था। जल्दी से लिखो, फिर मेरे को आगे बढ़ना है। So L is inversely proportional to K and vice versa. तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिखो। लिया, चलो। नेक्स्ट लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। Series combination. Suppose we have two springs connected in series like this to a block M. एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, दूसरे का K2 है। एंड वी आर इंटरेस्टेड टू नो कि अगर इस कॉम्बिनेशन की जगह एक सिंगल स्प्रिंग लगा दें तो फिर सीरीज में जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो Ks है। तो Ks और K1 K2 में क्या रिलेशन है? ड्रॉ दिस डायग्राम। So if you connect springs like this, one after another, this is said to be series combination of springs. जो तुमने resistors में किया था ना, it's very similar to that. We connect springs one after another. You can assume to be a spring to be like just like a rope or a string जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किया था। मासलेस होगा स्प्रिंग, जैसे रोप मासलेस था। हर जगह फोर्स सेम होगा, जैसे रोप में हर जगह फोर्स सेम होता है। तो यहाँ पे फोर्स mg लग रहा है। दिस विल बी बैलेंस बाय दिस, इसमें भी फोर्स F होगा, इसमें भी फोर्स F होगा। दिस इज mg, दिस इज will apply a same force F in the upward direction. तो we know the formula for force. फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्शन के साथ दे दूं, माइनस K1 x1 इसका डिस्प्लेसमेंट है। सेकेंड स्प्रिंग में क्या होगा? F इज इक्वल टू माइनस K2 x2, और इस स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट x है, इसका x1 है, इसका x2 है। And the equation for this will be F is equal to minus Ks into x. We have used the formula F equal to minus Kx. लेकिन x would be equal to x1 plus x2, है ना? The mass attached is elongating the springs by the same distance, same length. तो एक काम करते हैं, यहाँ से x1 निकाल लेते हैं, यहाँ से x निकाल लेते हैं। x कितना होगा? माइनस एफ बाई के एस, होगा माइनस एफ बाई K1, and this is minus F by K2. यहाँ से हमने x1 फाइंड किया था, यहाँ से x2 फाइंड किया, यहाँ से हमने x फाइंड किया, और तीनों को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। F थ्रू आउट कट जाएगा, माइनस एफ माइनस एफ माइनस एफ। तो दिस इज द मास्टर ब्लास्टर विच यू हैव टू रिमेंबर। तो अगर दो स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज में तो उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, दैट्स अ रूल। एंड इफ यू हैव n नंबर ऑफ springs connected with spring constants like this,
it would be like this. तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में स्प्रिंग फैक्टर्स के रेसिप्रोकल से ऐड होते हैं. So the rule is that if springs are connected in series, the reciprocal of the equivalent spring would be sum of reciprocal of individual springs constant. चाहो तो उसको स्टेटमेंट लिख लो. If springs are connected in series, then reciprocal of then reciprocal of resultant reciprocal of the resultant spring constant equals to the sum of reciprocals equals to the sum of reciprocals equals to the sum of reciprocals of individual spring constants. अब सॉलिड का टेस्ट कौन कौन देगा आज? मैं आज नहीं दे पाऊंगी, मैं कल दे दूंगी. आज की बात प्रॉमिस तो आज का गया था. तुम अब देखो कमिटमेंट करके बाद तुम जिया ने तो आज दे दिया टेस्ट. भाई सर अभी आपने भेज दिया क्या? तुमने मुझे बताया ही नहीं कब भेजना है. अच्छा सर, मैं आज रात में या कल सुबह दूंगी, मेरे को कहीं जाना है इसके बाद सीधा. ठीक है. और दिवसा, मेरा कल फैशन स्टडीज का पेपर है. कल फैशन शो में जाना है. नहीं, कल मेरा फैशन स्टडीज का पेपर है. तो ओके, तो परसों दो, कल शाम को दोगी? क्या परसों. फ्राइडे दे दूं? मैं कल फिर स्कूल से आके पढ़ लूंगी. ठीक है. और नंदिनी कल? ऑल राइट. संबित नेक्स्ट वीक दे सकते. क्यों, क्या हो गया? तुम घर पे ही हो, कुछ करना ही नहीं है तुम्हें. इतना लंबा क्यों जा रहे हो? नेक्स्ट वीक क्यों जा रहे हो? नेक्स्ट वीक तक तो अगला टेस्ट शुरू हो जाएगा, फिर लिक्विड्स वाला भी कर लूंगा मैं, फ्लूइड्स का. फ्राइडे तक दे देना, ठीक है. सब लोगों को बाय फ्राइडे सबमिट करना है. ठीक है, फ्राइडे होगा तुम्हें टेस्ट. तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ. अब जरा इमेजिन करो कि अगर दो स्प्रिंग है सेम के है ना, के एंड के, अगर दोनों को मैं कंबाइंड करूंगा सीरीज में, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? सपोज आई हैव अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड के इसका कांस्टेंट है, दूसरे पे लेंथ एल है, कांस्टेंट के है. अब जब दोनों को तुम कनेक्ट कर दोगे, लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 के, है ना, 12 हो जाएगी लेंथ. लेकिन स्प्रिंग फैक्टर कितना हो जाएगा बाय दिस फॉर्मूला? ए बाई 1 के/2 हो जाएगा. तो now you can see that spring factor is inversely proportional to the length of the spring. लेंथ डबल हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट आधा हो गया. लेंथ ट्रिपल कर दोगे तो k/3 हो जाएगा. तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. नन्ही, तुमने स्क्रीनशॉट लिया था, उसको लिख लेना कॉपी में, नोटबुक में. पता लगा वो स्क्रीनशॉट कभी देखा ही नहीं. नहीं सर, लिख दूंगी पक्का. ऐसा हो जाता है कभी बार बड़े बड़े शहरों में. सर मुझे सैटरडे को एक्स्ट्रा रुक सकती हूँ मैं फिजिक्स के लिए? हाँ, रुक जाना. कब है तुम्हारा? संडे? ओ, मंडे. हाँ जी. ठीक. तो ये हो गया हमारा सीरीज का. पैरेलल कर लेते हैं. रेजिस्टर्स में इसका उल्टा हो रहा था. हम्म. हम्म. रे- इनफैक्ट 12th क्लास में तुम पढ़ोगे फिजिक्स में कैपेसिटर्स. सो कैपेसिटर्स में सेम होता है. कैपेसिटर में भी रेजिस्टेंस का उल्टा होता है. अगर सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, पैरेलल में ऐड हो जाता है. A capacitor is a device to store energy and electric charge.
पैरेलल ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, जिसे हमने क्वेश्चन भी किया था लास्ट क्लास में, उस टाइप का ये दो स्प्रिंग्स हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ये इसका इक्विवेलेंट है पैरेलल में केपी, एंड दिस इज द ब्लॉक एम। इतना फोटो बना लो इसका। इस बार देखो कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी, द मास विल गो डाउन बाय द सेम डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो दोनों स्प्रिंग के जो एक्स हैं वो सेम हो जाएंगे, लेकिन फोर्सेस दोनों में अलग अलग हो जाएंगे बिकॉज इनके के डिफरेंट है। हो गया, डायग्राम बन गया, श्योर है बन गया। Now let's apply the formula. X would be the same this time. So F1 would be minus kx, F2 would be minus k2x. यहाँ पे हो जाएगा F is equal to minus kpx. Now F1x is acting upward, F2 is also acting upward. So F1 plus F2 is balancing mg. यहाँ पे F is balancing mg. That means देखो F1 plus F2 both the forces are balancing mg, है ना। इसमें अकेला फोर्स F बैलेंस कर रहा है mg को, दैट इज F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये हो जाएगा। अब इस F1 F2 को रिप्लेस कर दो, देखो क्या आ रहा है। Kp is equal to K1 plus K2. राइट। सो पैरेलल ग्रुपिंग में, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में दे विल बी एडेड अप। सो दिस इज माइनस K1 Kp इंटू एक्स, दिस इज माइनस K1 इंटू एक्स माइनस K2 इंटू एक्स। Kp is equal to K1 plus K2. And if you generalize this result for n number of resistors, तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, Kp is equal to K1 plus K2 till Kn. And if they're all identical, each equal to ये nk हो जाएगा, है ना। सीरीज में कितना था, सीरीज में हो जाता k by n. So if you have n identical springs connected in parallel by nk, in series will be k by n. So as such, Kp by Ks will be n square. If you have identical springs connected in series in parallel, तो फिर ये रिजल्ट होगा Kp by Ks is equal to n square. नाइन्थ क्वेश्चन में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, वो बेसिकली ऐड हो गया था ना, वो पैरेलली कॉम्बिनेशन था, क्योंकि इवन दो इट वाज स्लाइटली डिफरेंट डायग्राम, इफ यू लुक एट द नाइन्थ क्वेश्चन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे पता लगा था, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इक्वल था। जितने से ये वाला स्प्रिंग स्ट्रेच होगा उतने से ये वाला कंप्रेस होगा।
or you can say that both the springs are connected with the same mass, है ना, दोनों दोनों springs के एक एक end सेम मास से कनेक्टेड थे, इसलिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। द क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने लास्ट क्लास में किया था, सो दैट वाज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। हमने क्वेश्चन 10 किया था लास्ट क्लास में। हम्म, कर लो अभी, 10 11 करो। 10 11 21, नहीं 20 भी करेंगे। हम्म ऑसिलेशन। मास has been given, एम्पलीट्यूड दे रखा है। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नंदिनी कैपिटल ए दे रखा है तुम्हें, ठीक है। तुम्हें कंफ्यूजन था ना एक्सरे में। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज कैपिटल ए, एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो बिन गिवन। सो मैक्सिमम फोर्स का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम फोर्स का मतलब हुआ जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? तुम्हें मालूम है कब, किस पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है? जोर से बोलना पड़ेगा तुम्हें।
कान में तुम फुसफुसाहट कर देती हो बस। मेन पोजीशन पे जब आएगा। हाँ, मीन पोजीशन पे जब आएगा तो फोर्स जीरो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होता है मीन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा ना मैक्सिमम फोर्स। यस, यस, बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशन पे ही डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड भी दिया है अपने को 0.2 सेकेंड्स। देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है -ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है मैग्नीट्यूड वाइज? एट एक्सट्रीम पोजीशन, बिकॉज वहां पे पार्टिकल मोमेंटरीली रेस्ट पे आता है, बट इट चेंजेस डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, और मैक्सिमम फोर्स भी वहीं पे होगा। कहाँ पे होगा मैक्सिमम फोर्स? एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। कितना होगा? m इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, सो m ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। ओमेगा तुम निकाल सकते हो, ओमेगा कितना होगा? 2 पाई/t। हम्म, टाइम पीरियड अपने दे रखा है, बात खत्म, करने से पहले हो जाएगा। क्यों जिया, कितना आया? कर रही हूँ सर। हम्म, सर 98.7। डिग्री सेल्सियस क्या यूनिट है? 9 न्यूटन। यूनिट के साथ बोला करो। ठीक है। F max will be m is 0.1, omega is 2 pi by t, t is 0.2, whole square into a is 1 meter, तो 0.1। 0.1 क्यों लिया? ओ, क्या मास 0.1 kg तो है? हाँ ठीक है। ये जगह 10 पाई स्क्वायर इंटू 1, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, ठीक है। सो इफ यू वांट अप्रोक्सीमेट कर सकते हो तुम, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो, नहीं तो फिर सॉल्व कर लो पूरा। 15.6 आया। तो अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन आंसर आ रहा है ना। अच्छा, मैंने गलत कर दिया, 100 है ना वो तो, 10 स्क्वायर तो 100 हो गया। 100 न्यूटन या 99.8 समथिंग आ रहा होगा तुम्हारा, कितना आ रहा है अगर तुम पाई स्क्वायर को 10 नहीं लोगे तो? मैंने 9.8 लिया है तो 98 आ रहा है। हाँ ठीक है, मेरा भी। ठीक है, गुड, नेक्स्ट करो। 11th कर लो क्वेश्चन, तुम्हारा हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है एक बार उसको लिखो. Show that when a particle is moving SHM, moving in SHM, its velocity distance root 3 by 2 of its magnitude from the central position is half its velocity in central position. मतलब ये हुआ when x is root 3 by 2a is amplitude, तो मान लो वेलोसिटी इसकी v1 है, ठीक है. एंड व्हेन x इज 0, सेंट्रल पोजीशन में x 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू 2v1, है ना. ये तो हुआ ना, ये तो शो करना है. ओ अच्छा मतलब सेंट्रल पोजीशन में वेलोसिटी है वो उसकी डबल है, वो उसका आधा है ना. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसमें? v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर यस, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यूज दिस. इसको यूज करके v1 निकाल लो, और इसको यूज करके v2 भी निकाल सकते हो. v2 वैसे में मालूम है, सेंट्रल पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्स होती है ओमेगा ए. व्हेन x इज 0, हो गया. So when x is root 3 by 2a, v1 would be omega. X की जगह you can substitute root 3 by 2. ये आएगा. तो v1 is coming out to be omega into a by 2. Omega into a क्या होता है? v2 होता है. Velocity at mean position is omega a, maximum होती है. Particle का velocity is maximum at the mean position. Omega a maximum होता है. Then question 20 and 21. 20th क्वेश्चन में दोनों के लिए अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसीज निकालनी 20 में ना. हाँ हम्म. दो अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है. जो 20 में है सर, उसमें स्प्रिंग जो तो है वो सी. हम्म. 20 में व्हाट? सर 20th क्वेश्चन में जो दो स्प्रिंग है
हाँ, वो अलग वो अलग, वो अलग अलग कन, निकाल। वो कनेक्टेड नहीं है ना, कुछ गिवन नहीं है अच्छा। सीरीज पैरेलल, तो उनको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके। सो अज्यूम दैट दे आर कनेक्टेड से इंडिविजुअली, तो एक बार कर लो, दूसरी बार दोबारा निकाल लो। एम बाई के वाला फॉर्मूला टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इसकी यूनिट रेडियन में नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी की नहीं, फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकंड। बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा तो सेम ही चीज। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है इसने। हाँ, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में होगी, तो उस केस में तुम ओमेगा निकालोगे ना फिर, तो है ना। आ गया। ठीक है। तो क्वेश्चन 20 में ओमेगा, यू नो दैट एम ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, के। तो ओमेगा हो जाएगा √k/m, तो के इससे कर लो बस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। उन्होंने पीछे आंसर हॉर्ट्स में दिया है। इसका मतलब उन्होंने ये वाला फ्रीक्वेंसी निकाला है, 1/2 पाई अंडर रूट m/k। आंसर तो मैच, यूनिट वैल्यू मैच हो रही है। अच्छा, तो इसका मतलब गड़बड़ है कुछ, उन्होंने यूनिट गलत लिखा है, फिर ये ओमेगा ही निकाला है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मुझे रेडियन पर सेकंड में होती है। नेक्स्ट करो 21। नंदिनी हो गया 20। नंदिनी 20 कर लिया। सर करिएगा, मम्मा आ गई थी, एक मिनट। ठीक। हो गया 21। ठीक है। मेरा फिजिक्स का पेपर ट्यूसडे को है। अच्छा, सिलेबस तुम्हारा सारा हो गया ना, तो तुम्हारा आ रहा है एग्जाम में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हें स्कूल से मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो लास्ट। नहीं। आई एसएलआर हो रहा तो अच्छा हमारे अच्छा। स्कूल की रेफरेंस बुक है तो उससे क्वेश्चन आ। हम्म। हाँ, तो कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लेना उसमें से। श्योर है 20 हो गया। 21st करो जल्दी से। समय तुम्हारा हो गया।
न्यूटन सेंटीमीटर का वो न्यूटन मीटर में चेंज करना पड़ेगा। हाँ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना उसमें। न्यूटन पर सेंटीमीटर है ना, या न्यूटन सेंटीमीटर है, न्यूटन पर न्यूटन सेंटीमीटर। पर सेंट, यस। हाँ, तो देखो इसमें ऐसा था ना, इफ इट्स न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो न्यूटन सेंटीमीटर को मीटर में किया, तो ये 10⁻² ऊपर आ जाएगा। तब आ गया आंसर। हम्म। आंसर उन्होंने पीछे न्यूटन पर सेंटीमीटर में ही दिया है। ओके। काव्य, जिया तुम्हारा हो गया। वैसा कर रही हूँ आप। जिन लोगों ने 21 कर लिया वो 22 भी कर लेंगे। हमने 23 किया था लास्ट क्लास में। नहीं। 22 23 कर लो फिर। क्या 22 में मुझे इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाना है। हम्म। तो ओरिजिनली वी हैड वन स्प्रिंग, वी कट इनटू 3 पार्ट्स, तो लेंथ 1/3 हो जाएगा। तो फिर जब लेंथ 1/3 हो जाएगा तो ईच पार्ट विल बिकम 3 टाइम्स, है ना। सो 3 टाइम्स के हो जाएगा ये। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ईच पार्ट वुड बी 45 × 10⁻², न्यूटन पर मीटर। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाता है। ये सारे इक्वल हैं, 3 टाइम्स हो जाएगा। सो 135 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अगर ये सीरीज में कनेक्ट होते तो क्या होता, वापस सेम हो जाता 15। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होते तो वापस सेम हो जाता है, ये 15 ओनली, है ना। ट्वेंटी टू कर लिया दीक्षा। पढ़ लिया। ओके। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लग रहा है ना उसमें। इफ यू हैव इनफाइनाइट जीपी, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, तो द सम का फॉर्मूला होता है A/1 - R। Sum of infinite GP is A/1 - R।
where R is a common ratio. It is K, 2K, 4K, 8K till infinity, है ना? And they're in series. Series where you know that 1 by Ks is equal to 1 by K1, 1 by K2, 1 by K3, and so on. 1 by K बाहर निकाल लो. So this would be infinite GP, which has first term 1 and common ratio 1 by 2. So the formula is A over 1 minus R. But don't forget to take reciprocal. So when we take reciprocal, it will be Ks equal to K by 2. Effectively, spring constant would be K by 2. ये आ रहा है? और अभी k की वैल्यू 10 दी हुई है. अच्छा, ओके. एंड में K को सब्स्टिट्यूट कर लो. 5 न्यूटन पर मीटर. 23rd करो. नेक्स्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वैल्यूज देख के पता लग रहा है तुम्हें क्या यूज करना है ना. एक्स दिया हुआ है, के की वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी भी दे रखी है. डिफरेंट पोजीशंस में वेलोसिटी दे रखा है. So you have to use velocity of the particle, oscillating particle, in terms of displacement and amplitude.
याद है? v is equal to omega root a square हाँ, minus इसको 2 बार यूज कर लो और फिर दोनों को डिवाइड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, ओपन करके आंसर आ जाएगा. दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज ट्वाइस. कर लो. v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. 2 बार यूज कर लो उसको. एक बार x दिया हुआ 0.1 और वेलोसिटी -1. दोनों को डिवाइड कर दो, ओमेगा कट जाएगा, स्क्वायर कर देना, ये आ जाएगा. डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. √5/10 आ रहा है क्या? आंसर चेक करो, असाइनमेंट होगा. स्क्वायर भी करना पड़ेगा फिर. कट जाएगा, फिर इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो. पॉइंट 5 हो जाएगा 1/2. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई, टेक रूट. हो गया. मास कैसे निकालूं? हम्म. मास कैसे निकालूं? मास कुछ और भी तो दे रखा है. तो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है. बस आ जाएगा. तो ए आ जाएगा √5 × 10⁻⁻1 मीटर. √5 कितना होता है? 2.23. तो 0.223 मीटर है. हम्म.
0.223 मीटर। और क्या पूछा उसने? मास पूछा है एम। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा अब? मुझे लग रहा था ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम यूज होगा। लग नहीं रहा, सही है वो। के इज इक्वल एम ओमेगा स्क्वायर यूज कर लो, एक ही बात है। पर ओमेगा कैसे निकालो? टाइम पे ओमेगा तो निकालो ना इससे। इस ए को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, ओमेगा आ जाएगा। इस इक्वेशन ए की वैल्यू 1 में डाल दो या 2 में डाल दो, उससे ए आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। एंड ओमेगा को पॉजिटिव ले लेना, फिर ओमेगा कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। ए को या तो 1 में सब्स्टिट्यूट करो, या 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बट अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ तो ओमेगा नेगेटिव आ रहा हाँ, बट हमें मैग्नीट्यूड लेना ना, बिकॉज नेगेटिव साइन था बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। इन एनी केस यू टू स्क्वायर इट ऑल्सो, नहीं स्क्वायर तो नहीं करना, बट मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। है। 50 आ रहा है। हम्म ए इज √5 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, ये ए स्क्वायर डाल देता हूँ सीधा सीधा। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली हुई थी 5 × 10⁻²। और ये था 10⁻²। ओमेगा आ गया 10/2 5 रेडियन/सेकंड है ना ओमेगा। और फिर के कर लो एम ओमेगा स्क्वायर यूज कर लो। के कितना दे रखा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के कितना है? ये के की वैल्यू कितनी है? अभी निकले ना है। 0.5। 0.5 के, है ना। एम फाइंड करना था, ओमेगा स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज 25। तो 0.5/25। 0.5 को मैंने लिखा 50 × 10⁻²/25। 2 × 10⁻² kg। क्या था मास का आंसर? 20 ग्राम। हम्म। ठीक है, so that's the answer. क्वेश्चन 44 कर चुके हम लोग। नहीं किया हुआ शायद, कर लो अभी। क्वेश्चन 44। फिर अगर इनिशियल पोजीशन बोला तो वो x होगा ना।
इनिशियल में पोजीशन मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया है, अच्छा ओके। तो हाँ, तो टी को 0 डाल दो उसमें। इसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी भी आ जाएगी तुम्हारी। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। इक्वेशन इज एक्स टू एक cos ओमेगा टी फाइव एंड टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स दे रखा है और हमें वेलोसिटी भी दे रखी है। सेंटीमीटर उसमें कर लो या तो। व्हेन टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज 1 सेंटीमीटर एंड द वेलोसिटी कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सीजीएस में ही कर लो सारा। वेलोसिटी के लिए तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। ए ओमेगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। चाहो तो तुम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो दूसरे वाले फॉर्मूले में। डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला था ना, उसको यू कैन कन्वर्ट लाइक दिस ऑल्सो। वेलोसिटी को पोजीशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। टाइम से करना, टाइम से कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी है। ऑल्सो इसको इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक्स को 1 डालो, ए कॉस ओमेगा टी 0 हो जाएगा। टाइम वो दे रखा है। एक रिलेशन यहाँ से भी आ सकता है, 1 इज इक्वल टू ए कॉस फाइव। फाइव फेज एंगल तो आ गया, हाँ मेरा फाइ का वैल्यू तो आ गया। ठीक है। 235 डिग्री आ है। अच्छा, इसमें सब्स्टिट्यूट किया ये इसमें। मैंने क्या किया, मैंने वो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा ये दिया। ये वाला। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये वी टाइम वाला, टी वी वाला। ठीक है, इससे भी आ जाएगा। और फिर मैंने ओमेगा की वैल्यू पाई दी हुई है तो वो कट गया। हम्म ये भी कर सकते हैं। ओमेगा दे रखा है। हाँ, पाई दिया हुआ है ओमेगा की वैल्यू, तो 1 = -e sin पाई आ गया। ए साइन फाइव को -1 आ गया। हम्म। दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो ए साइन फाइव बाय ए कॉस फाइव इज इक्वल टू -1/1। tan फाइव इज इक्वल टू -1। तो tan फाइव नेगेटिव का होता है 135 पे।
हम्म tan phi 135 सेकंड क्वाड में नेगेटिव होता है ना, थर्ड में तो पॉजिटिव होता है tan, 215 तो पॉजिटिव होगा। ऑल साइन tan cos, tan इज नेगेटिव इन द सेकंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब इस फाइ को तुम किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। √2 आ रहा है एक ही हम्म बात। हम्म इस फाइ को मैं इसमें डाल देता हूँ, -1 = a sin 135, sin 135 होता है sin 45 विच इज 1/√2। 1/√2। तो ए नेगेटिव आ रहा है, बट डिस्प्ले एम्पलीट्यूड की तो मैग्नीट्यूड ले लो तुम, 1.41 सेंटीमीटर है ना। √2 इज 1.41। हमने वेलोसिटी यूज नहीं, हाँ वेलोसिटी यूज कर ली थी, हम इसको ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, ये वाला ठीक है। v पाई हो जाता, x हमें दे रखा था ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर, ओमेगा भी दे रखा था, उससे भी आंसर आता। क्या हुआ? तो जो फाइ निकाला है, उसे रेडियंस में नहीं लिखना होता? क्या पाई? फाइ। पाई रेडियन ही तो होता है। नहीं, फाइ एंगल, फाइ इनिशियल फेज एंगल जो है उसको थ्री रेडियन में देना होगा ना? 3π/4, 135 डिग्री इज π/4 45 होता है ना। हाँ, तो मतलब मैं पूछ रही थी कि इसको इसमें छोड़ सकते हैं या फिर करना पड़ता है नहीं कन्वर्ट? नहीं, यू कैन लीव इन डिग्री ऑल्सो। ठीक है। उन्होंने पीछे आंसर 3π/4 और 7π/4 दोनों लिखा है। हाँ बिकॉज ऐसा होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी टैन नेगेटिव होता है, तो tan phi अगर -1 आ रहा है, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी सेम आंसर होगा, फोर्थ में भी हो सकता है। देखो, इफ दिस एंगल इज 135, दिस एंगल इज 45, ये पूरा एंगल कितना हो गया? 315। तो 315 मतलब 2π - π/4, 7π/4। Tan is negative in the first and the fourth quadrant, सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दो आंसर इसलिए दे रखे हैं उन्होंने। नेक्स्ट लिखो, show that show that projection of radius vector, show that projection of radius vector on x or y axis, on x or y axis of a particle, of a particle moving in circular path, moving in circular path gives equation of SHM, gives equation of SHM। लिखो आगे, consider a particle, consider a particle moving, consider a particle moving in circular path, in circular path of radius capital A, in radius capital A, in anticlockwise direction, in anticlockwise direction, such that
its time period is capital T. Time period is capital T, and angular speed is omega. Angular speed is omega. Also, initially particle makes phi angle with x-axis. Phi angle with x-axis as shown in figure. ये डायग्राम बनाओ. तो एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. उसका रेडियस है कैपिटल ए. टाइम पीरियड इज कैपिटल टी. अब क्या होगा आफ्टर टाइम टी? तो कितना एंगल स्वीप करेगा ये? इट विल मूव an angle omega t, because angular displacement is angular speed into time. तो इतने एंगल से ये आगे चला जाएगा. It will sweep angle omega t and be at point q. तो ये पार्टिकल पॉइंट क्यू पे आ गया. ये क्यू ले लेते हैं. दिस एंगल इज ओमेगा टी. तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं. इसको मैं आर ले लेता हूँ. पार्टिकल क्यू पे आ गया और क्यू से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. इसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ दोबारा से. ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा आप देखो जरा. हो गया. इस राइट ट्रायंगल ओ आर क्यू में hypotenuse is capital A, radius of circular path, angle is omega d plus phi, and what is OR? Suppose Q के जो coordinates हैं वो x, y हैं. So this height would be y and this base would be x. Point P के जो coordinates हैं मैंने x, y ले लिए. So in this right triangle, what is sine theta? Sine omega t plus phi would be perpendicular upon hypotenuse. That is, if we cross multiply, y कितना आएगा? Y would be a sine
omega t plus phi, which is nothing but equation of SHM. So we have proved that projection of radius vector on the y-axis gives us equation of SHM. ये थी ना equation of SHM. और इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन वो निकालें cos तो क्या आएगा? आ जाए। If you find cos theta would be base by hypotenuse. So that is also equation of SHM. So we have proved that अगर वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन गिव्स अस इक्वेशन ऑफ SHM. चैप्टर और कितना बड़ा है? ये खत्म हो रहा है, बस आखिरी सांस ले रहा है चैप्टर. तो इसमें हमने पार्टिकल को मूव किया एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज भी तो मूव हो सकता है वो. तो क्या डिफरेंस होगा? देखो जरा, अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता फिर क्या होता? दिस इज क्लॉकवाइज. तो पी पॉइंट यहां पे था, टी इज इक्वल टू 0 पे. इनिशियल एंगल फाई था इसका. तो अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता तो आफ्टर सम टाइम वो यहाँ क्यू पे यहाँ पे आ जाएगा, है ना? और ये एंगल कितना होता फिर उसका? ओमेगा टी. फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये वाला एंगल कितना होता बचा हुआ? माइनस। तो ये कम हो जाता. मतलब परपेंडिकुलर पी से ड्रॉप नहीं करेंगे हम, क्यू से ड्रॉप किया था ना पिछली बार, वही करना पड़ेगा. ये था ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा आर. दिस टाइम डायग्राम वुड बी दिस. ये होगा फाइव माइनस ओमेगा टी ना. ये होगा वाई, ये होगा एक्स. सिर्फ एंगल में डिफरेंस आ जाएगा. जो एंगल इनिशियली था ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी नाउ ओमेगा टी फाइव माइनस ओमेगा टी. बना लो ये भी. हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा हो that the particle is moving clockwise. इसमें साइन ओमेगा टी और साइन निकालो, कॉस में निकाल लो. लिख लिया?
क्वेश्चन 12 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 12। पहले फर्स्ट पार्ट करो। फर्स्ट पार्ट में क्लॉकवाइज मूव कर रहा है वो। एंड ही इज आस्किंग वाई प्रोजेक्शन। रेडियस दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है। कर लो। ए पार्ट जो पहला डायग्राम है उसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 सेकेंड्स। फाई की वैल्यू दे रखी 60। कैपिटल ए दे रखा है 2 सेंटीमीटर। और क्लॉकवाइज मोशन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इससे जो तुम निकाल रहे हो ना साइन, वाई प्रोजेक्शन मतलब साइन वाला करना पड़ेगा। इसमें वाई प्रोजेक्शन आएगा वाई इज इक्वल टू। ओमेगा की वैल्यू कहाँ से आएगी? हम्म। ओमेगा की वैल्यू कहाँ से आएगी? ओमेगा इज 2 पाई बाई टी होता था पहले। अब हाँ, कितना होता है पता है तुम्हें? नहीं। उतना ही होता है बस। ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। पाई इसने 60 दे रखा है तो उसको तुम पाई बाई 3 ले सकते हो, है ना। पीछे तो पूरा सॉल्व ही नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो। सेंटीमीटर में रहने देना। 2 सेंटीमीटर है ये। तो मीटर में करना है तो 2 × 10⁻² करोगे फिर। ओमेगा इज 2 पाई बाई 3 टी। प्लस दिया। प्लस क्यों आ रहा है? प्लस तो नहीं आना चाहिए। तो डिक्रीज हो रहा है एंगल तो। प्लस तो नहीं आना चाहिए बिकॉज एंगल इज डिक्रीजिंग। सिंस द मोशन तो क्लॉकवाइज दे रखा है ना, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बढ़ जाता है। यही सही है। नेक्स्ट पार्ट कर लो।
नेक्स्ट पार्ट में वो दे रखा है मोशन एंटी क्लॉकवाइज। पाई की वैल्यू 90 डिग्री है। उसमें देखो डायग्राम में देखो एक बार टी कितना दे रखा है। 1 टी मिनट। टी इज इक्वल टू जीरो पे, हाँ पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल यहाँ दे रखा है उसने, है ना, इस पॉइंट पे दे रखा है। तो पाई में 90 लूँ। हाँ 90 हो गया, ठीक है। और बट टाइम पीरियड तुम्हारा दिया हुआ है 1 मिनट, उसको कन्वर्ट कर लो। आंसर नहीं मैच हो रहा। आंसर में क्या है? उन्होंने 90 को कंसिडर ही नहीं किया है, बस ऐसे ही पाई बाय 30 लिख दिया। कॉस है साइन है? कॉस ही है। वाई प्रोजेक्शन है ना ये। तो उन्होंने 90 प्लस को कॉस कर दिया होगा, बाय में साइन आता है वैसे। हम्म कॉस 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा हो जाता है, इसने चेंज कर दिया होगा। तो अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें एक आध दो क्वेश्चन और मुझे कराने हैं बस, कि आइडेंटिफाई वेदर गिवन इक्वेशन एसएचएम है या नहीं है, ऑसिलेटरी है या पीरियोडिक है, एंड देन इट्स विद वेव्स। और आई शेयर द क्वेश्चन पेपर विद जिया। कल कल दोगी, आज करना है? कल कल, दोपहर में। ठीक है। नंदनी भी कल देगी, दिव्या ऑन फ्राइडे। संबित तुम कब दो रहे टेस्ट? सर फ्राइडे दे दो। ठीक है, ऑल राइट। एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। राइट, बाय।